हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? तो एमसीक्यूज वाली हमारी जो सीरीज चल रही है उसी में आज हम नेक्स्ट क्लास को करेंगे। आपके यूपी पीसीएस और हरियाणा पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम मई में हैं। तो जो भी बच्चे इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपकी तैयारी और भी अच्छे ढंग से कंप्लीट हो सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में बाल्टिक क्षेत्र के किस देश में पहला पूर्ण भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई है? यानी अप्रैल 2022 में बाल्टिक क्षेत्र कौन सा है? यूरोप का ये वाला कौन सा? ये है बाल्टिक सागर। कौन सा सागर है ये? बाल्टिक सागर है। और बाल्टिक सागर के यहाँ पे एस्टोनिया, कौन सा देश है? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये तीन देश हैं जिन्हें हम बाल्टिक देश बोलते हैं। इन तीनों देशों को हम क्या बोलते हैं? बाल्टिक देश बोलते हैं। किस देश में पहला पूर्ण भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? यानी कौन सा बाल्टिक देश है जहां पे पूर्ण भारतीय दूतावास खोलने को मंजूरी दी गई है? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक सी है। इस साइड में कौन सा देश है? तो ये वाला देश आपका हो जाएगा रसिया, रूस। इसके नीचे ये वाला कौन सा हो जाएगा? बेलारूस। कौन सा देश है? बेलारूस। ये बाल्टिक सी है। ऊपर ये फिनलैंड वगैरह, फिनलैंड, स्वीडन, ये देश आ जाएंगे। और नीचे ये यूरोप के तीन देश एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इन तीनों को क्या बोलेंगे? बाल्टिक देश बोलेंगे। और ये जो लिथुआनिया है यहाँ पर भारत का पहला, क्योंकि इन तीनों देशों में किसी भी देश में पहले ये दूतावास नहीं था। पहला दूतावास यानी बाल्टिक देशों का पहला दूतावास कहाँ पे खोला जाएगा? लिथुआनिया में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लिथुआनिया में 2022 में बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया में पहला पूर्ण भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लिथुआनिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किस एक देश ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन से हटने का फैसला लिया है? किस देश ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हटने का फैसला लिया है? ऑप्शन देख लीजिए, अमेरिका, ऑप्शन बी है क्यूबा, ऑप्शन सी है इजराइल या ऑप्शन डी रूस। अब ये रूस और यूक्रेन के वॉर के बाद किस देश को हटाने की बात की जा रही थी? तो रूस को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हटाने की बात की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही रूस ने खुद ही वहां से हटने का फैसला लिया और अप्रैल 2022 में रूस ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से जो है रूस हट गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में डीआरडीओ द्वारा विकसित हेलिना का सफल परीक्षण किया गया, यह क्या है? डीआरडीओ के द्वारा हेलिना का सफल परीक्षण किया गया था। हेलिना क्या है? ऑप्शन ए देख लीजिए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ऑप्शन बी मल्टी बैरल लॉन्चर है। ऑप्शन सी है मानव रहित ड्रोन है या ऑप्शन डी सूर्य ऊर्जा से संचालित हल्का हेलीकॉप्टर है। यह क्या है? नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है। यह नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड संस्करण है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, हेलीकॉप्टर देख के इसका आंसर क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे और वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। हेलिना एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड संस्करण है। नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है जो कि एक गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा निर्मित की गई है? डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ष 2026 में हर 4 वर्ष के पश्चात इनका आयोजन किया जाता है।
4 वर्ष के पश्चात राष्ट्रमंडल खेलों का, और इससे पहले किया गया था इंग्लैंड में। इंग्लैंड के बर्मिंघम में इनका आयोजन किया था 2022 में। हर 4 वर्ष के बाद होता है, तो अब कब होगा इनका आयोजन? 2026 में होगा। और कहाँ पे होगा? विक्टोरिया यानी ऑस्ट्रेलिया में। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 में होगा विक्टोरिया यानी ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुरिल द्वीप समूह विवाद निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार इनके किसी न किसी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। कुरिल द्वीप समूह विवाद निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच है? तो कुरिल द्वीप समूह विवाद, ऑप्शन देख लीजिए, चीन एवं जापान के बीच, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना एवं ब्रिटेन के बीच, ऑप्शन सी है चीन एवं रूस के बीच, ऑप्शन डी है रूस एवं जापान के बीच। कुरिल द्वीप समूह विवाद रूस और जापान के बीच में है। किस देश के बीच में है? रूस और जापान के बीच में है। कुरिल द्वीप समूह कहाँ पे है? कुरिल द्वीप समूह कौन कौन से महासागरों के बीच में है? तो ये ओखोटस्क और प्रशांत महासागर, ओखोटस्क और प्रशांत महासागर, इन दोनों महासागर के बीच में, ओखोटस्क सागर और प्रशांत महासागर, इन दोनों के बीच में कुरिल द्वीप समूह है। और ये द्वीप समूह रूस और जापान के बीच में विवाद बना हुआ है। फिलहाल इस पे रूस का कब्जा है, लेकिन जापान कहता है कि ये उसके क्षेत्र में आता है। तो ये किन देशों के बीच में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी रूस एवं जापान के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? 2022-23 के लिए किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए, सीवी रमन को, ऑप्शन बी है संजीव बजाज को, ऑप्शन सी है आनंद महिंद्रा को, ऑप्शन डी है चंदा मेनन को। तो भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसके स्थान पर ये चुने गए हैं? इन्होंने टीवी रमन का स्थान लिया है। किसका? टीवी नरेंद्र का इन्होंने स्थान लिया है। टीवी नरेंद्र पहले भारतीय उद्योग परिसंघ के सीईओ और एमडी थे। और अभी कौन है? संजीव बजाज। अभी कौन चुने गए हैं 2022-23 के लिए? संजीव बजाज को चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया है? तो संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, एंग्लो इंडियंस, इन सब के लिए कौन से भाग में विशेष प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 16 के तहत, ऑप्शन बी है भाग 17 के तहत, ऑप्शन सी है भाग 18 के तहत, या ऑप्शन डी भाग 19 के तहत। तो किस भाग में उनके लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाता है अनुच्छेद 330 से 342 तक, और भाग पूछा जाता है तो भाग 16 के तहत कुछ विशेष वर्गों के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियों में से कौन सी एक कार्यकाल के अनुसार अंतिम स्थान पर है? ये जो सारी समितियां आपको दी गई है, 4 समितियां, ये पंचायती राज से संबंधित है। और कौन सी ऐसी समिति है जिसका गठन इन सब में लास्ट में हुआ था? पहली है GV राव समिति, दूसरी है LM सिंघवी समिति, तीसरी है PK थुंगन समिति, चौथी आपकी है D अशोक मेहता समिति। तो GV राव समिति, इसका गठन हुआ था 1985 में।
LM सिंघवी समिति, इसका गठन 1986 में हुआ था। PK थुंगन समिति, इसका गठन 1989 में हुआ था। और अशोक मेहता समिति, इसका गठन 1977 में हुआ था। पंचायती राज से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति और भी है, बलवंत राय समिति। कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन 1957 में हुआ था। तो ये पांचों ही समितियां किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय समिति, इसका गठन 1957 में हुआ था। उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में, GVK राव समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में और PK थुंगन समिति 1989 में। तो सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? अशोक मेहता समिति 1977 में। और अंतिम स्थान पे हमसे पूछा गया तो लास्ट में कौन सी है? 1989, यानी PK थुंगन समिति। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतिम स्थान पे कौन सी आ जाएगी? PK थुंगन समिति 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन अगस्त 1952 में सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। दूसरा है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। C आपका है, भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। D आपका हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद जो केंद्र एवं राज्यों के मध्य, केंद्र व राज्यों के बीच में सेतु का काम करता है, कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसका गठन कब किया गया था? अगस्त 1952 में सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। तो एकदम सही हो जाएगा। दूसरा, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, एकदम करेक्ट है। तीसरा है, भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र व राज्यों के बीच में है, तो मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो सभी कथन इसके सही हैं। ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाया जाता है। C है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। ऑप्शन D है, भारत के महान्यायवादी को हटाया जाता है। कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाता है, किस रीति से हटाया जाता है? तो जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी रीति से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाता है। 3 सदस्य होते हैं निर्वाचन आयोग में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इस रीति से हटाया जाएगा। बाकी के जो इसके सदस्य होते हैं 2, उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रकार से, जिस रीति से हटाया जाता है, उसी रीति से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ये सारे क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जो भी बच्चे 2023 में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।